अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स में हाशिम ज़िया। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.5 को आगाज कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.5 बेतहाशा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर, दैट इज ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन। इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली इंटीग्रेशन के डिवीजन की प्रॉपर्टी को, इंटीग्रेशन के डिवीजन के मेथड को एक्सप्लेन किया जाता है। या ये बात अपने जहन में रखिएगा कि इंटीग्रेशन में डायरेक्टली डिवीजन का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कभी भी कोई भी बंदा आपसे ये बात कहता है कि वो इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन का डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन का एक मेथड होता है, जिस मेथड का नाम होता है पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि ऑन पार्शियल फ्रैक्शन हम पहले अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं। हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा, कभी भी दुनिया के अंदर दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं और आपने उसके ऊपर तमाम लॉजिक्स अप्लाई कर दी, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एलन शॉर्टकट अप्लाई कर दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश कर ली, आपने एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश कर दी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने की कोशिश कर ली, आपने हर चीज अप्लाई करने पे कोशिश कर ली, मगर फिर भी वो फंक्शन सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन के पास जाते हैं। भाई पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो भाई इस क्वेश्चन के ऊपर आप इंटीग्रेशन का और कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कोशिश कर लूं पावर फॉर्मूला अप्लाई करने की, या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, या नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि होल पावर 1 है, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं आ रहा, ना तो एलन शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, ना ही मैं डिवीजन के शॉर्टकट जो मैंने आपको पढ़ाए थे कि भाई हम प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड या फिर एलसीएम मेथड को वो भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तमाम मेथड्स फेल हो जाएं तो भाई फिर आता है पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे मजे की लॉजिक क्या होती है? अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि उस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स मौजूद हैं। क्या कहा मैंने कि भाई मैं कुछ ट्रिक्स के ऊपर हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन बच्चे को पढ़ाता हूं, तो याद रखिएगा, अगर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है या इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और इंटीग्रेशन का कोई और फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने की एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या होता है उस क्वेश्चन को समझने का? कि हमेशा अपने डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? नीचे वाली टर्म। तो हमेशा अपने डिनोमिनेटर को देखो, अगर तो डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट हैं और लीनियर हैं। डिफरेंट का मतलब कि दोनों पर्टिकुलर फैक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जैसे यहाँ पे x-3 आ रहा है और एक फैक्टर x+7 आ रहा है। ना सिर्फ ये डिफरेंट है, बल्कि अगर आप और से देखो तो बेटा ये लीनियर फैक्टर्स भी हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है कि देखो x की पावर 1 है। तो भाई कभी भी अगर आपके पास डिफरेंट और लीनियर फैक्टर्स आ रहे हो, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही मजे का काम होता है। कि हम सबसे पहले दो जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे उतने अननोन्स को कंसीडर करते हैं, बेसिक वे में एलसीएम लेते हैं, फैक्टर्स की वैल्यूज को निकालवाते हैं, उसके बाद उन अननोन की वैल्यूज को निकालते हैं, वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के फाइनल आंसर के ऊपर जा रहे होते हैं। बहुत सिंपल सा काम होता है। देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने काम क्या करना होता है? आपने तीन चार स्टेप्स को अपने जहन में बस रखना है। पहले नंबर के ऊपर क्या है? क्वेश्चन को आपने एज इट इज एक दफा आई के ऊपर उतार दिया। पहला स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन को आपने एक दफा एज इट इज आई के साथ उतार दिया। सही है ना? अभी मैंने जितने भी स्टेप्स आपको बताए हैं ना, अभी सारे हम खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको विद इन सेकंड में याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो भाई देखो, पहला स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन को आई के साथ आपने उतार दिया। सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करते हो कि भाई आपने सिर्फ अपनी क्वेश्चन वाली टर्म जो आपकी आ रही है उसको एक बार लिखो। जो आपकी क्वेश्चन वाली सिर्फ टर्म आ रही है ना इंटीग्रेशन के बगैर, उसको एक बार लिखो। देखो आपकी टर्म क्या आ रही है? आपकी टर्म आ रही है 5x माइनस का 2 और नीचे डिवीजन में x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 7। आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि नीचे दोनों फैक्टर्स जो आ रहे हैं, इनको फैक्टर्स कहते हैं मेरा बेटा। तो दोनों फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो ना सिर्फ डिफरेंट है एक दूसरे से, बल्कि लीनियर भी है, यानी कि उनकी x की होल पावर क्या है? 1 के बराबर है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? कि जितने भी डिफरेंट और लीनियर फैक्टर्स होते हैं उतने अननोन लोग हैं। अब देखो यहाँ पे कितने लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स हैं? एक, दो, यानी कि एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। तो भाई आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, इस तरफ जाके एक अननोन ए सपोज किया, उसके नीचे पहला फैक्टर लिख दो। सही है ना? प्लस का साइन लगाओ। अब दूसरा अननोन जो आपके पास आ रहा है उसको सपोज करो। दूसरा अननोन मैंने बी ले लिया। आप हमेशा कैपिटल ए, कैपिटल बी, फिर कैपिटल सी, फिर कैपिटल डी के ऊपर जाते हो। सही है ना? और इसके डिवीजन के अंदर दूसरे अननोन को लिख दिया। दूसरा अननोन क्या था? एक्स प्लस का 7। ये आपका दूसरा स्टेप है। आपका दूसरा स्टेप क्या होगा? कि भाई इंटीग्रेशन के बगैर, इंटीग्रेशन को बाद में डाल देंगे लाके, कोई मसले की बात नहीं है, नंबर अल्फा कह देते हैं। सही है ना? देखो अभी तक हम लोगों ने काम क्या करा। आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का कभी भी क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज आई के साथ लिखोगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी आपकी टर्म आ रही है उसको इंटीग्रेशन के बगैर लिखोगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे। नीचे
डिवीजन में जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, अगर लीनियर और डिफरेंट के अलावा कोई और केस होगा तो उसको भी समझाऊंगा मैं। पहले आप समझोगे लीनियर और डिफरेंट, क्योंकि लीनियर और डिफरेंट की कंडीशन सबसे ज्यादा आती है पेपर के अंदर, 99% टाइम क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा। सही है ना? तो जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे ना, उनको बारी बारी अननोन्स के ऊपर सपोज करवाओगे। पहला अननोन हमने ए लिया तो भाई उसके नीचे पहला फैक्टर डाल दिया, दूसरा अननोन मैंने बी लिया तो उसके नीचे दूसरा फैक्टर डाल दिया। अब जो दूसरा काम आपने करना है ना, वो सिंप्लीफिकेशन करनी होती है कि भाई ये आपने सपोजिशन करवा ली, अब मैं राइट हैंड साइड के ऊपर एलसीएम लूंगा। तो भाई देखो यहाँ पे मेरे पास 5x - का 2 और नीचे डिवीजन के अंदर x - का 3 इंटू एक्स प्लस का 7 एडिटिस का एडिटिस इक्वल टू का इक्वल टू। यहाँ पे सिंपल अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बेटा एलसीएम लेने के ऊपर देखो क्या बन जाएगा। हम यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम लेने के लिए नीचे वाली टर्म्स को हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये x प्लस का 7 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स प्लस का 7 प्लस का साइन एडिटिस b का b एडिटिस, ये x माइनस का 3 अपने क्रॉस के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना बेटा? हमने सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लेना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। ये आपका तीसरा स्टेप कह लो, या बात एक ही है कि सेकंड स्टेप की कंटिन्यूशन है। सही है ना? तो हमने क्या करना है, सिंपल एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से होगा क्या कि दोनों की नीचे वाली टर्म सिमिलर बन गई तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाया करेगी। तो आपको यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी, इट विल बी 5x - का 2 a इंटू एक्स प्लस का 7 आगे प्लस का b इंटू एक्स माइनस का 3 एडिटिस का एडिटिस। तो हमेशा मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई इक्वेशन फॉर्म हो जाया करेगी। इसको मैं मार्क भी कर लेता हूँ, लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरी इक्वेशन बीटा आ गई। देखो यहां तक का काम क्या करा, बहुत सिंपल सा काम करा है। जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है उसको एडिट एक दफा आपने कॉपी डाउन कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन के बगैर आपने अपनी एक दफा टर्म को लिखा, इक्वल टू का साइन लगाया, और जितने भी आपके पास नीचे डिवीजन में लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे थे उनको अननोन्स के ऊपर सपोज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने सिंप्लीफिकेशन करी। सिंप्लीफिकेशन कैसे करी, कभी सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब लेते हैं तो जाहिर सी बात है बेटा, राइट हैंड नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होते हैं, ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगी, टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद फिर नीचे वाली टर्म को कैंसिल आउट करवाया तो आपका इक्वेशन आ जाएगी। ये तीन स्टेप आपको हर तरह के क्वेश्चन में करने हैं कि भाई पहले क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद आपने लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स जितने भी आपके आ रहे हैं, जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उन पे अननोन को सपोज करना है, एंड देन फिर आपने एलसीएम लेना है और उसके बाद आपने नीचे वाली टर्म को कैंसिल आउट करवाना है। ये हर पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में सॉल्व होगा, क्योंकि बेसिक पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना होता है, अब हमने बेटा काम ये करना है कि भाई मैं सिंपल तरीके से इस ए की, जो मैंने अननोन हमने सपोज किया है ना, हम इस अननोन ए की और अननोन बी की वैल्यूज को निकालेंगे, और उन ए और बी की वैल्यूज को निकालने के बाद वापस अपनी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डालेंगे, यानी कि इक्वेशन अल्फा को फॉर्म आउट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे। यानी कि देखो हमने अभी काम क्या करा है, ये जो मेरी इंटीग्रेशन वाली टर्म थी ना जिसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही थी, जहां पे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे थे, हमने इस टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पे सिंपलीफाई करवा दिया, ब्रेक करवा दिया। अब हमने इनको अननोन्स के ऊपर ब्रेक करवाते हैं तो हमेशा पहले इन अननोन की वैल्यूज को निकालेंगे, और जब वैल्यूज आ जाएंगी तो वापस फिर यहाँ पे ए और बी डालेंगे, और चूंकि ये चीज बेसिकली इक्वेशन अल्फा है तो इक्वेशन अल्फा के अंदर वैल्यूज ए और बी की मेरी सब्स्टिट्यूट हो रही होंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, भी सारी बातें समझ में आएंगी। अभी खाली इतनी बात समझो कि यहाँ तक की काम हमने क्या करा, हमने ए और बी की फॉर्म में अननोन को सपोज करवा लिया। अब इस अननोन की वैल्यूज को फाइंड कैसे किया जाता है, देखो ये भी बहुत आसान तरीका है। आपके पास जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं ना, उनको बारी बारी हम जीरो पे कंसीडर करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में मेरे दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर x - का 3 था, एक मेरा x प्लस का 7 था। तो भाई अब हमने करना क्या है, बारी बारी इन फैक्टर्स को उठा के इक्वेशन नंबर बी पे डलवाना है। कैसे, कि देखो क्वेश्चन में जो भी फैक्टर्स आपको गिवन होंगे ना, आपने उन्हीं फैक्टर्स को लेना है, अपने पास से नहीं ले रहे होते हम फैक्टर्स, जो भी क्वेश्चन में फैक्टर्स गिवन होते हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, कि भाई पहला फैक्टर मेरे पास क्या आ रहा है, x - का 3, इसको जीरो पे सपोज करवा लूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। भाई देखो ये दो फैक्टर जो भी आपको फैक्टर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे ना, इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। अब -का 3 वहां पे जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, +3 के बराबर आ गई। सही है ना? सिमिलरली हमारे पास देखो दूसरा फैक्टर क्या था, x प्लस का 7 था। तो मैं सिंपल तरीके से क्या लिखूंगा, इस फैक्टर को जीरो पे सपोज करवाऊंगा तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -का 7 आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, बारी बारी इन x की वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर बीटा में डालना है। तो हमारे पास सिंपल तरीके से हमारी a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। जब a और b की वैल्यूज आ जाएंगी तो फाइनली हमारी इक्वेशन अल्फा में तमाम वैल्यूज को डाल के क्वेश्चन विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। अब देखो हमने काम क्या करना है, सिंपल तरीके से पहले मैं इस x की वैल्यू 3 को लेता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पुटिंग x is equal to 3, putting
x is equal to 3 in equation, putting x is equal to 3 in equation beta. अब देखो जहां जहां इक्वेशन बीटा में x आ रहा है वहां 3 डाल दिया जाएगा। तो भाई ये क्या बन जाएगा, 5 का 5, x की जगह पे 3 आ गया, माइनस का 2 इक्वल टू का साइन a का a, x की जगह पे 3 प्लस का 7 प्लस का b एज इट इज का एज इट इज, x की जगह पे 3 माइनस का 3 एज इट इज। अब देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया, ये तो यहाँ पे क्या बन गया, 5 3 15, 15 माइनस का 2 क्या होता है 13 के बराबर, a का a एज इट इज, 3 प्लस का 7 क्या होता है 7 8 9 10, 10 के बराबर होता है, सही है ना। तो a की वैल्यू देखो आपके पास क्या आ जाएगी, अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 10 के बराबर। a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 13 डिवाइडेड बाय 10 के बराबर, नॉर्मल सी चीज है, सही है ना। सिमिलरली अब देखो हमने x की वैल्यू 3 अभी डाल दी थी, अब x की वैल्यू -7, सिमिलरली इक्वेशन बीटा में डालेंगे और इसी तरीके से मेरे पास दूसरे अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुटिंग x is equal to -7 in equation बीटा, यानी कि सिंपल तरीके से x की दूसरी वैल्यू को उठा के इक्वेशन बीटा में प्लॉट कर देंगे। अब देखो जो इक्वेशन बीटा है ना उसमें तो वैल्यूज को डालना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे डाल के आपको शो करवा देता हूँ। तो भाई क्या बन जाएगा, 5 का 5 एज इट इज, जहां जहां x आ रहा है नेगेटिव का 7 डाला जाएगा, माइनस का 2 एज इट इज, इक्वल टू के बाद a का a, x की जगह पे नेगेटिव का 7 प्लस का 7 एज इट इज, प्लस का b एज इट इज का एज इट इज, x की जगह पे नेगेटिव का 7 नेगेटिव का 3 एज इट इज। अब इसको बैठ के सिंपलीफाई करवा लेंगे, तो भाई देखो क्या बन जाएगा, -7 प्लस का 7 क्या बन गया 0, और a इंटू 0 खत्म हो गया। 5 7 जर क्या होता है भाई, 5 6 जर 30 होता है, 5 7 जर नेगेटिव का 35 हो जाएगा, तो नेगेटिव का 35 नेगेटिव का 32 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 37। यहाँ पे देखो b का b एज इट इज, और -7 -3 किसके बराबर होगा, नेगेटिव के 10 के बराबर होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 10 यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 37 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 37 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, सही है ना। इस तरीके से हमने अपने दोनों अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। मेरे प्यारे शागिर्दों, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर बहुत मुश्किल लग रहा है, हालांकि बिलीव मी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको दोबारा जल्दी से क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर काम क्या करना है, क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखना है। सेकंड स्टेप के अंदर जो भी आपकी इंटीग्रेशन के अलावा वाली कंप्लीट वैल्यू होती है ना, उसको हम एक दफा लिखते हैं, सही है ना, और उसको अननोन्स में सपोज करवाते हैं। जैसे पहला केस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इस केस उसको केस नंबर 1 कह दो बेशक, कि भाई पहले केस के अंदर, और यही केस सबसे ज्यादा पेपर में आता है, कि आपके पास लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स जब होते हैं ना हमारे पास, यानी कि ऐसे फैक्टर्स नीचे डिवीजन में मौजूद हो जो ना सिर्फ लीनियर हो, लीनियर का मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, और डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो आप सिंपल तरीके से बारी बारी उन लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स को अननोन में सपोज करवाते हो। जैसे पहला वाला फैक्टर ए पे सपोज करवाओगे, दूसरे वाले फैक्टर को बी पे सपोज करवाओगे, अगर 3 फैक्टर्स होते हैं फिर सी पे सपोज करवाते हैं, अगर 4 फैक्टर्स होते हैं नीचे लीनियर और डिफरेंट तो फिर सी पे भी सपोज करवाता, डी पे भी सपोज करवाता। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि फिर एलसीएम लोगे और नीचे वाली टर्म हमेशा कैंसिल आउट होगी हर क्वेश्चन में, सही है ना। उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने इस इक्वेशन के साथ करना ये होता है कि भाई जो भी क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स गिवन होते हैं ना, जो भी क्वेश्चन में फैक्टर्स गिवन होते हैं, उनको बारी बारी आप जीरो के बराबर सपोज करवाते हो, वहां से एक्स की या वेरिएबल की वैल्यूज निकालते हो, उस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के वापस इस इक्वेशन बीटा में डालते हो, तो आपको फाइनली अननोन की वैल्यूज मिल जाती हैं। ये आपका सिंपल सा काम कहलाता है। ये जो मेथड है ना, इस मेथड को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इस पे आप बेसिकली डिवीजन बेस्ड टर्म को सिंप्लीफाई करवाते हो। आपने अब अननोन निकाल लिए, अब आपने करना क्या है, ये जो आपके पास ए और बी है ना, आपने जब इनकी वैल्यूज को अननोन को निकाल लिया, अब आप करोगे क्या कि बेटा इन अननोन की वैल्यूज को उठा के अपनी इक्वेशन नंबर अल्फा में डाल दोगे, और जो इक्वेशन नंबर अल्फा आपकी दर हकीकत ओरिजिनल क्वेश्चन था। यानी कि देखो लेट सपोज मैं अपनी सबसे पहले अपने अननोन्स को उठा के इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। सिंपल तरीके से करना क्या है, इन ए और बी की वैल्यूज को उठा के सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा पुटिंग a इज इक्वल टू, यानी कि जो भी आपने अननोन्स फाइंड करे ना, इनकी वैल्यूज को उठा के हमने ऊपर डालना है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग a की वैल्यू क्या है 13/10, और देखो b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास आई है 37 डिवाइडेड बाय 10। सबसे पहले इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, ऑल्दो अल्टीमेटली हमने डालना है इक्वेशन अल्फा में ही है, मगर रीजन क्या है कि भाई मैं आपको समझाने के लिए पहले इक्वेशन नंबर 1 है। देखो इक्वेशन नंबर 1 में डालने की लॉजिक क्या है, जरा बात समझिएगा, कि भाई मेरे पास बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये और ऑल्दो मेरा क्वेश्चन ही है, यानी कि मैं अपने क्वेश्चन की जगह पे स्टेटमेंट को लिख सकता हूं कि मैंने बेसिकली अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा के इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। ये बात समझ में आती है?
है सबको कि देखो मेरा जो क्वेश्चन था ना, जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसको इंटीग्रेशन के बगैर लिखते हैं और फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के ऊपर ब्रेक डाउन करवा देते हैं। तो यानी कि मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में डालूं तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी भाई, ए के जगह पे ए की वैल्यू को डाल दीजिए। ए की वैल्यू किसके बराबर आई है, ए की वैल्यू हमारे पास आई है 13 डिवाइडेड बाय 10 के। और नीचे डिवीजन में क्या है भाई, नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास था x माइनस का 3। सही है ना, नीचे डिवीजन में क्या था हमारे पास x माइनस का 3। फिर आगे प्लस का साइन था, b की वैल्यू थी, b की वैल्यू किसके बराबर थी, ये थी 37 डिवाइडेड बाय 10 के। और नीचे डिवीजन में क्या था, x प्लस का 7 था। नीचे डिवीजन में क्या था, x प्लस का 7 था। यानी कि अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन नंबर अल्फा क्या बन गई, ये बन गई i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। भाई अगर आप गौर से देखें तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है भाई, ये किसके ऊपर मिली है, ये हमें इस टर्म को जो हमने सिंप्लीफाई किया था तब मिली थी, और ये टर्म दर हकीकत हमारी क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन था। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भाई इस टर्म के ऊपर अगर मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 13 का 13। और देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है। तो ये बन जाएगा x माइनस का 3 प्लस का साइन और आगे 37 का 37 और नीचे डिवीजन में 10 लिख दिया इंटू एक्स प्लस का 7 एज इट इज का एज इट इज इंटू dx का dx। अब मैं फाइनली दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी इंटीग्रेशन को शिफ्ट करवा दूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा भाई, ये हमने क्या काम करा, देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो सबसे नीचे वाली टर्म पर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी। तो 1/x-3 बन जाएगा, यानी कि 13/10 इंटू x-3 हो गया। तो भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन ऊपर वाली टर्म के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी। 13 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स माइनस का 3 इंटू डी एक्स का dx प्लस का साइन और इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल तरीके से 37 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स प्लस का 7 एज इट इज के एडिटिव पे अप्लाई हो गई। तो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करवाएंगे भाई, ये 13 डिवाइडेड बाय 10 जो आ रहा है ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल दीजिए। सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस के 3 के ऊपर। सिमिलरली प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज, और यहाँ पे 37 डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज का एज इट इज। इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 7 इंटू डी एक्स के ऊपर। अब देखो बेटा हम लोगों ने काम क्या करना है, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा बेटा देखो यहाँ पे क्या बन गया, इक्वल टू के बाद 13 डिवाइडेड बाय 10 इट इज का इट इज। और स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करवाएंगे भाई, इंटीग्रेशन का सिंपल एलन शॉर्टकट। एलन शॉर्टकट क्या कहता है कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो भाई गौर से देखिए x-3 का डेरिवेटिव क्या होगा, x-3 का डेरिवेटिव होगा 1, तो ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से एलन का शॉर्टकट आ गया। तो यानी कि एलन का एलन लिखा जाएगा, जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है ऊपर वाले एलन के फंक्शन के साथ लिख दी जाएगी। सही है ना। सिमिलरली प्लस का 37 डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज का एज इट इज, और हमारे पास अगेन x प्लस 7 का भी ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म ऊपर एलन के साथ लिख दी जाएगी। और इस तरीके से फाइनली फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भाई इस क्वेश्चन को देख के टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्वेश्चन तो मुश्किल लग रहा है, पता नहीं कैसे सॉल्व किया। देखो मैं तमाम स्टेप्स को जल्दी से रिपीट करवा देता हूँ, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं बेटा। आपने देखो कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना, जरा यहाँ पे बात समझिएगा। कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, 3 स्टेप्स आपने करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को आई पे सपोज करवाया। दूसरे नंबर के ऊपर इंटीग्रेशन के बगैर जो भी आपके क्वेश्चन की टर्म आ रही होती है उसको लिखोगे। और इक्वल टू के दूसरी तरफ हमेशा जितने भी आपके फैक्टर्स आ रहे होते हैं वो नीचे डिवीजन में जाते हैं, ऊपर उतने ही अननोन्स को हम सपोज कर रहे होते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर आप सिंप्लीफिकेशन करवाते हो, सही है ना। थर्ड स्टेप स्टेप पे क्या करवाते हो, सिंप्लीफाई करवाते हो। और फाइनल स्टेप के ऊपर, फोर्थ स्टेप के ऊपर जब सिंप्लीफाई करवा लेते हो तब उन फैक्टर्स को, जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं उनको बारी बारी जीरो पे कंसीडर करते हो और उनको उठा के सिंप्लीफाइड इक्वेशन में डालते हो ताकि आपको अननोन की वैल्यूज मिल सकें। और पांचवें स्टेप के ऊपर जब आपको अननोन की वैल्यूज मिल जाती है तो वापस उसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में लाके डालते हो, तो आपका क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाता है भाई, चुटकी बजा के सॉल्व हो जाता है। देखो हमने यही पूरा का पूरा प्रोसेस किया है, हमने यही काम किया थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं पूरी बात को रिपीट कर देता हूं इन केस किसी बच्चे को किसी भी चीज में प्रॉब्लम आई हो कि सर पता नहीं कैसे सॉल्व कर लिया। भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने काम क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन करा। हमने अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन करा। उसके बाद हमने क्या काम करा बेटा, देखो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है आपने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर गए, और जितने भी डिवीजन के अंदर आपके फैक्टर्स आ रहे हैं ना उतने ही आपने अननोन सपोज कर लिए। क्योंकि केस नंबर 1 में आपको पढ़ाता हूं कि भाई पहले इस तरह के क्वेश्चन को पहचानना सीखो कि अगर डिवीजन में कभी भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर हो। देखो लीनियर और डिफरेंट फैक्टर का मतलब क्या है कि भाई नीचे डिवीजन में जितने भी आपके डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं वो ना सिर्फ एक दूसरे से डिफरेंट है बल्कि लीनियर भी हैं। तो आपने लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उतनी अननोन ऊपर सपोज कर लेते हो। जैसे यहाँ पे दो लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स तो आपने ऊपर दो अननोन सपोज कर लिए, सही है ना। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करा, सिंपल तरीके से एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं भैया, बेसिक वे में आपने एलसीएम कैलकुलेट करा और उसके बाद आपने इनको कैंसिल आउट कर दिया, नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने काम क्या करना है कि जब आपने सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना ली, तो आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर फैक्टर्स गिवन थे उनको बारी बारी जीरो के ऊपर सपोज करोगे और वहां से एक्स की वैल्यूज को निकाल लोगे। उनको निकालने के बाद अपनी मेन इक्वेशन में, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करवाओगे। प्लॉट करवा के आपको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। उन जो भी आपको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी उनको वापस अपनी इक्वेशन में डालोगे ताकि आपको अननोन मिल जाए। वंस यू विल गेट दी अननोन, जब आपको अननोन मिल गए उसके बाद बहुत ही सिंपल सा काम है कि भाई वापस अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर आओगे। जो आपने अननोन सपोज करे तो अननोन की वैल्यू डालोगे, सिंपल इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है इसके ऊपर अप्लाई करने की, ये देखो। ये जो आपके क्वेश्चन की इक्वेशन थी ना, आपने बेसिकली इसी को ब्रेक करवा के ये फॉर्म बनाई थी, यानी कि ये इसके बराबर है। तो भाई मैं सिंपल अपने अननोन जहां पे लाके डालूंगा और इसी पे इंटीग्रेशन अप्लाई करवाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियरली बेटा इसके अंदर आप एक फर्दर सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी और भी कर सकते हो कि यार इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो भाई फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी कैसे करोगे कि देखो दोनों टर्म्स के अंदर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है डिवीजन में 10 आ रहा है। तो अगर मैं यहां से 10 को कॉमन ले लूं, अगर दोनों टर्म्स के अंदर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि 10 कॉमन आ रहा है, नीचे डिवीजन में 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर आ गया 13 का 13 इंटू एल एन का एल एन और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा एक्स माइनस का 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 37 एज इट इज, क्योंकि हमने देखो डिवीजन वाले 10 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो एल एन का एल एन इंटू एक्स प्लस का 7 और आगे प्लस का सी एरिडिस का एरिडिस। अब देखो फर्दर सिंप्लीफिकेशन मैं कैसे करूंगा। अब मुझे ये बात मालूम है कि भैया हमारे पास बेसिक तीन प्रॉपर्टीज होती हैं दुनिया में लॉग की, जो इस क्वेश्चंस के अंदर हम यूज कर रहे होंगे कि देखो दुनिया में कभी भी दो फंक्शंस अगर आपस के अंदर क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनसे पहले लॉग साहब तशरीफ ले आए। तो बेटा लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉगरिथम बारी बारी उन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होगा और बीच में साइन आएगा पॉजिटिव का। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है लॉगरिथम की या एलन की, कि दुनिया में कभी भी दो फंक्शंस अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो बेटा एलन दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी आएगा और बीच में साइन आता है नेगेटिव का। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि दुनिया में किसी भी टर्म के ऊपर कोई पावर आ रही है और पहले एलन साहब तशरीफ ले आए, तो वो पावर पहले आ जाती है और एलन सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको डेरिवेटिव में भी पढ़ाई थी, इंटीग्रेशन में भी पढ़ाई है। तो बेटा देखो, हम अपने कभी भी लॉगरिथम के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा इन प्रॉपर्टीज को जहन में रखते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे भी तो यही काम हो रहा है कि देखो ये पावर आ रही है 13 और एलन यहाँ पे एक फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है। तो भाई इसका वाइस वर्सा स्टेप क्या होगा, जरा गौर से देखो। अगर दुनिया में किसी टर्म पे पावर आ जाए और उनसे पहले कंप्लीट टर्म पे एलन अप्लाई हो रहा है, तो पावर पहले आ जाती है और एलन सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म पे अप्लाई होता है। तो भाई वाइस वर्सा स्टेप क्या होगा कि आप उस पावर को उठा के फंक्शन पे डाल दो। तो सेम काम यहाँ पे भी तो हो रहा है कि देखो पावर पहले आ रही है और एलन एक टर्म पे अप्लाई हो रहा है, तो पावर को मैं उठा के इसके फंक्शन के तौर पे लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट नंबर पहले आ रहा है, यानी कि पावर पहले आ रही है और एलन सिंपल तरीके से फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है। चूंकि बिल्कुल साथ लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इस पावर को, इसको मैं इस नंबर को एज पावर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई का आई एज इट इज इक्वल टू के बाद 1/10। और यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये बन गया एलन का एल एन इंटू एक्स माइनस का 3। जो 13 आ रहा है ना ये एज पावर पे चला जाएगा। सिमिलरली प्लस का साइन एलन का एल एन और यहाँ पे एक्स प्लस का 7 एज इट इज, और ये 37 क्या हो जाएगा, पावर पे चला जाएगा। प्लस का सी एरिडिस का एरिडिस। अभी भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी भी यहाँ पे हम एक और एलन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, आपस में प्लस हो रहे हैं। दो इंडिविजुअल फंक्शंस क्या हो रहे हैं, प्लस की फॉर्म में है। तो भाई देखो दुनिया में कभी भी दो अगर एलन के लॉगरिथम के फंक्शंस पॉजिटिव की फॉर्म में हो तो हम सिंपल तरीके से क्या करते हैं, एलन एक ही बार लिखते हैं और सिंपल वो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एलन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा कि बेटा एलन एक ही बार लिखा जाएगा और ये दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, ये दोनों फंक्शन, जो एक फंक्शन आ रहा है एक्स माइनस का 3 होल पावर में 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, एक्स प्लस का 7 होल पावर में 37 के साथ। और ये फाइनली 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 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है।
क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। देखो लास्ट का जो काम किया है ना, सिंपल फनकारी वाला काम है। आप यहाँ पे भी क्वेश्चन छोड़कर आओगे, आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए, बट ऑब्वियसली कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो नंबर काट देते हैं, वो बोलते हैं नहीं फाइनल स्टेप तक सॉल्व करो, तो फिर ये वाले स्टेप जरूरी है। देखो इन स्टेप में कोई मुश्किल बात नहीं है मेरा बेटा, सिंपल चीज है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो सिंपल लास्ट स्टेप में बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि भाई कभी भी अगर आपके पास देखो एलन दो, पर्टिकुलरली आपके पास एलन के फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एलन की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकता हूँ ना। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या मैंने अप्लाई करी, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने इस दोनों के नीचे 10 आ रहा था, हमने इस 10 को कॉमन ले लिया, 10 को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखो ये जो पावर थी ना, ये जो मेरे पास 13 आ रहा था एलन के साथ, तो भाई इसको एज अ पावर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 37 को पावर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई अब ये दो एलन आपस में प्लस हो रहे हैं। तो भाई एलन की ये प्रॉपर्टी होती है दुनिया के अंदर, कभी भी अगर एलन दो टर्म्स पे अप्लाई हो रहे हैं उनके बीच में पॉजिटिव का साइन आ रहा है, तो एलन कहता है कि भाई आप एलन को या लॉग को एक बार लिखो, और जो भी दो टर्म्स या दो फंक्शंस पॉजिटिव की फॉर्म में थे, वो बेसिकली क्या हो जाता है आपके पास, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म पे चले जाते हैं। किस फॉर्म में चले जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म पे चले जाते हैं। सिमिलरली अगर दो एलन्स आपस में फंक्शन उनके नेगेटिव की साइन के ऊपर हो, तो भाई आप एलन को एक बार लिखते हो और वो डिवीजन की फॉर्म पे चले जाते हैं। सही है ना, ये बेसिक सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन 7x - 25, और नीचे डिवीजन में आ रहा है x माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को पहचानना सीखें। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन की पहचान क्या है, पहली पहचान ऑब्वियसली फंक्शंस डिवाइड हो रहे होंगे और कोई मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे होगे आप वहां पे। दूसरी पहचान कि भाई आपके पास जो लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स अगर डिवीजन में आ रहे हैं, तो पहला शॉर्टकट क्या है कि भाई सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर काम क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा आप लोगों ने कॉपी डाउन कर दिया। क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर दिया भैया, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। अब देखो सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, इसको आपने इक्वेशन नंबर अल्फा लेट सपोज कह दिया। अब आपने इंटीग्रेशन के बगैर अपने क्वेश्चन को एक दफा लिखना है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली एक मेथड है कि जिसके ऊपर हम अपनी टर्म को सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, देखो क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा विदाउट इंटीग्रेशन लिख दिया। अब देखो पहला केस या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पहला तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन के, वो ये होता है कि अगर तो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर ना सिर्फ लीनियर फैक्टर्स हैं बल्कि डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं। लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, x-3 या x-4, यानी कि वेरिएबल की पावर का वन होना है, जैसे x की पावर यहाँ पे वन है, सही है ना। और डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि देखो दोनों फैक्टर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो भाई आपने करोगे क्या कि आप सिंपल तरीके से जितने भी डिवीजन में लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं उतने अननोन सपोज कर लोगे, यानी कि लेट सपोज पहला जो लीनियर और डिफरेंट फैक्टर आ रहा है वो अननोन ए के ऊपर सपोज हो जाएगा, जो दूसरा लीनियर और डिफरेंट फैक्टर आ रहा है वो अननोन बी पे सपोज हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि बेटा सिंपल वे में यहाँ पे एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज की एज इट इज रहेगी, 7x - 25, और डिवीजन के अंदर x माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4 एज इट इज इक्वल टू के बाद सिंपल एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के लिए हम जो नीचे डिवीजन में वैल्यूज होती हैं इनका आपस के अंदर नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होती है, ये x माइनस का 4 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x माइनस का 3 जो आपको दिख रहा है ये अपने क्रॉस के अंदर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद ये नीचे वाली टर्म्स नीचे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फाइनली देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7x - 25, ए का a इंटू एक्स माइनस का 4 प्लस का बी एडिटिस का एडिटिस इंटू एक्स माइनस का 3। इसको हम लोग अपनी फाइनली इक्वेशन नंबर बीटा कह देंगे। तो हम लोगों ने क्या काम करा, सिंपल तरीके से लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स जो भी हमारे डिवीजन में आ रहे थे उनको हमने डिफरेंट अननोन पे सपोज करवाया, एलसीएम ले लिया और अपनी एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना ली। आपके जहन में एक क्वेश्चन हो सकता है आ रहा हो, सर अगर लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स ना हो, सर अगर स्क्वायर में फैक्टर आ जाए फिर क्या करेंगे। बस उसके लिए मेथड भी समझेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल इसी पे फोकस करो। आपके एक्सरसाइज के 90% क्वेश्चन इसी के ऊपर होंगे, और प्लस हमेशा एयरली जो आपके देखोगे ना पास्ट पेपर उसके अंदर भी आपको सिंपल क्वेश्चन ही दिखेगा, इतना डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। तो भाई पहली चीज क्या है, क्वेश्चन को पहचानना सीखो। क्वेश्चन को पहचान लिया आपने, उसको ब्रेक डाउन करवा दिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाना है, अब आपने देखो जो भी आपके फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है ना, जो भी आपको फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है उनको बारी बारी अब आपने जीरो पे सपोज करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 3 के बराबर आ जाएगी। अब सिमिलरली मेरे पास दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो बेटा यहां से x की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 4। तो बारी बारी इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर बीटा में डालेंगे ताकि मुझे अननोन a और b मिल सकें। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं आपको इधर ही शो करवा देता हूँ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। कि सबसे पहले नंबर के ऊपर पहला फैक्टर डालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुटिंग
putting x is equal to 3, putting x is equal to 3 in equation number बीटा, यानी कि x की वैल्यू 3 को इक्वेशन बीटा में प्लॉट करवा देंगे। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर बीटा हमारे पास आ रही है, इसके अंदर x की वैल्यू 3 प्लॉट करवा देंगे तो क्या बन गया, ये बन गया 7 इंटू थ्री माइनस का 25 इक्वल टू के बाद a का a एज इट इज, x के अंदर जहां जहां x आ रहा है ना वहां x की वैल्यू 3 डालते जा रहे हैं। तो 3 का 3 माइनस का 4 एज इट इज प्लस का b एज इट इज का एज इट इज, x के अंदर x की वैल्यू इट इज 3 और आगे क्या आ रहा है माइनस का 3 है ना, सॉरी b के साथ क्या है 3 माइनस का x माइनस का 3, तो 3 माइनस का 3 तो क्या बन गया 7 3 इज ऑब्वियसली 21, तो 21 माइनस का 25, ए का ए एज इट इज, 3 में से 4 निकालोगे तो नेगेटिव का 1 बचेगा और 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि बी वाली टर्म तो खत्म हो गई। तो 21 में से अगर मैं 5 निकालूंगा तो जाहिर सी बात है भैया कितना बचेगा, नेगेटिव का 4 हो जाएगा इंटू ए का ए नेगेटिव का 1, तो बेटा नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो आपके पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पॉजिटिव के 4 के बराबर आ जाएगी, सही है ना। इसी तरीके से अब देखो हमारे पास जो अब x की दूसरी वैल्यू आ रही है उसको इक्वेशन बीटा में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर बीटा। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा 7 का 7 एज इट इज x के अंदर x की वैल्यू को डालना है, जहां जहां x आ रहा है वहां x की वैल्यू डालते जाएंगे। a का a एज इट इज x माइनस का 4 यानी कि 4 माइनस का 4 प्लस का b x माइनस का 3 यानी कि 4 माइनस का 3, तो 4 से 4 तो यहाँ पे खत्म हो गया तो a की वैल्यू तो 0 हो गई। 7 फोर जार क्या होता है भैया, 7 फोर जार हमारे पास होता है 28 के बराबर, नॉर्मल सी बात है सर जी, ये तो क्या बन जाएगा भैया 28 माइनस का 5 इक्वल टू के बाद b का b, आगे क्या है आगे हमारे पास है सिंपल तरीके से 4 में से 3 गया 1 बचेगा, सही है ना। 28 माइनस का 5 अगर आप करोगे 8 में से 5 निकालते हो 3 बचता है, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो b की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। इस तरीके से हमने दोनों अननोन की वैल्यूज को निकाल लिया, हमने क्या कर लिया मेरा बेटा, देखो और से देखो, हमने अपने दोनों अननोन की वैल्यूज को विद इन सेकंड में निकाल दिया। कौन कहता है पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल है, यार मुझे बताओ ना पार्शियल फ्रैक्शन में क्या मुश्किल है। भाई क्वेश्चन को सिंपल तरीके से एक दफा एडिट लिखा, जितने भी नीचे डिवीजन के अंदर अननोन और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे थे, जितने भी नीचे डिवीजन में लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे थे, उनको बारी बारी आपने दो अननोन्स के ऊपर सपोज करवाया, जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स होंगे उतने अननोन्स आएंगे, ध्यान में रखिएगा। अगर नीचे यहाँ पे एक और अननोन होता लेट्स सपोज x माइनस का 5, तो यहाँ पे आप एक और अननोन लेते हैं, जी ध्यान में रखिएगा। डिवीजन में जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होंगे बारी बारी उतने अननोन पे सपोज करवा लिया, सिंपल तरीके से एलसीएम लिया, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म पे इक्वेशन लेकर आए और जो आपके फैक्टर्स गिवन थे उनको जीरो पे सपोज करवाया, वहां से x की वैल्यू को निकाल के इसी इक्वेशन में प्लॉट करोगे, आपके पास अननोन की वैल्यूज आ जाएगी। अननोन की जब वैल्यूज आ जाएंगी ना, अब आपने काम क्या करना है, अब आपने सिंपल तरीके से लेट सपोज इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए। अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन में लाके अपने अननोन्स को डालना है, और ये इक्वेशन बेसिकली बन कहां से रही है, आपके ओरिजिनली क्वेश्चन से ही बन रही है। तो चाहो तो डायरेक्टली लिख दो कि भाई पुटिंग द अननोन इन इक्वेशन अल्फा, या फिर डायरेक्टली पहले इक्वेशन 1 में रखो और फिर नेक्स्ट स्टेप में करवा दो, चॉइस आपकी है। तो भाई फॉर एग्जांपल हम पहले इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को प्लॉट करवाते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा पुटिंग, पुटिंग ए की वैल्यू क्या है 4 एंड बी की वैल्यू किसके बराबर आई बेटा 3 के, पुटिंग ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, सही है ना। अब यानी कि मैं अपनी ए और बी की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर रहा हूँ, सही है ना। अब देखो मेरे पास मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ए की वैल्यू किसके बराबर है 4 के, और नीचे डिवीजन में क्या है x माइनस का 3, यहाँ पे साफ दिख रहा है मुझे, प्लस का साइन एडिटिव, और बी की वैल्यू किसके बराबर है भाई, बी की वैल्यू बराबर है हमारे पास 3 के, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, अरे भाई डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से क्या, x माइनस का 4। तो मुझे मालूम है भाई ये इक्वेशन नंबर 1 बन कहां से रही है, यहां से बन रही है ना, 7x माइनस का 25 नीचे डिवीजन में x माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4, भाई यही है ना इक्वेशन नंबर 1 पूरी। तो भाई इसका मतलब क्या है कि भाई ये चीज बेसिकली किसके बराबर थी, इक्वेशन अल्फा के बराबर थी, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भाई मेरी इक्वेशन अल्फा क्या बन गई, यानी कि नाउ इक्वेशन अल्फा, नाउ इक्वेशन अल्फा, कि भाई जब भी अननोन को आप निकालते हो ना, आप डायरेक्टली इक्वेशन अल्फा में डाल दो या फिर एक स्टेप शो करवा दो, ज्यादा अच्छा रहता है। तो भाई पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 में डाला और अब इक्वेशन अल्फा को रिप्रेजेंट करवा देंगे, तो आई का आई एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। आपको ये बात मालूम है कि भाई ये वाली जो टर्म है बेसिकली आपके ओरिजिनल क्वेश्चन की टर्म थी, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस टर्म को मैं सिंपल तरीके से अपने पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिख दूंगा, अब तमाम जो वैल्यूज हमने निकाली है उसके साथ लिख दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन एज इट इज, और हमारे पास ये क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 4 इंटू डी एक्स का dx। सिंपल
तरीके से बेटा इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट करवा देंगे। तो इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी 4 into 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3 into dx के ऊपर प्लस का साइन 3 का 3 एज इट इज। इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 4 into dx के ऊपर। अब आपने करना क्या है बेटा, सिंपल वे में इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे सर? भाई देखो हमारे पास 4 का 4 एज इट इज, हमें मालूम है 1/x-3 की इंटीग्रेशन क्या होगी। अरे भाई बेसिक एलन शॉर्टकट फॉर्मूला के नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव देखें, x-3 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln का ln x-3 प्लस का 3 एरिडिस का एरिडिस। अब मुझे साफ तौर पे देख रहा है x-4 का भी ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, क्योंकि भैया x-4 का डेरिवेटिव ऊपर क्या होगा 1। तो इंटीग्रेशन की एलन शॉर्टकट डायरेक्टली अप्लाई करवा दीजिए। तो क्या बन जाएगा ln का ln x-4। जब इंटीग्रेशन पूरे क्वेश्चन से रिमूव हो जाता है तो प्लस का c भी आता है। सिमिलरली बेटा देखो इस क्वेश्चन को आप फर्दर भी सॉल्व करवा सकते हो। फर्दर कैसे सॉल्व करवाओगे इस क्वेश्चन को, अगर आपको फर्दर सॉल्व करवाना पड़े कैसे सॉल्व करवाओगे? देखो अगेन सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करोगे कि देखो यहाँ पे 4 क्या आ रहा है, आपके पास ln से पहले एज अ कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो पावर पे चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln का ln इंटू x माइनस का 3 पावर पे 4 चला गया। प्लस का साइन देखो 3 भी ln से पहले लिखा हुआ है तो इस फंक्शन की पावर पे चला जाएगा। क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि देखो दुनिया में कभी भी ln किसी टर्म पे अप्लाई हो रहा है और उसके ऊपर पावर आ रही हो तो पावर पहले आ जाती है और ln सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। तो इसका वाइस वर्सा स्टेप क्या होगा कि कहीं पे पावर पहले लिखी हुई है, कहीं पे कांस्टेंट नंबर पहले लिखा हुआ है और ln किसी टर्म पे अप्लाई हो रहा है, तो आप बेसिकली उठा के उस पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म को उस फंक्शन के ऊपर रख देते हो एज अ पावर। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे बेटा, क्या बन गया, ये बन गया ln का ln इंटू x माइनस का 4 पावर पे क्या चला जाएगा 3 प्लस का c एरिडिस। अब देखो हमें ये बात मालूम है कि भाई यहाँ पे अब देखो दो ln के फंक्शंस इंडिविजुअली आपस में प्लस हो रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव के अंदर है, यानी कि ऐड हो रहे हैं। तो भाई ln की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ln को एक ही बार लिखो। और कभी भी दो इंडिविजुअल फंक्शंस ln के अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्या बन जाएगा, x-3 की पावर 4 मल्टीप्लाई का साइन इंटू x माइनस का 4 होल पावर में क्यूब और प्लस के c के साथ आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बेटा, सिंपल सी चीज है। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है? लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल है, अपने पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक डाउन करवाना है। जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उतने अननोन सपोज करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। अब जो भी आपके फैक्टर्स गिवन थे उनको बारी बारी जीरो पर सपोज करवाना है, एक्स की वैल्यूज आएंगी वापस अपनी इक्वेशन में डालोगे ताकि अननोन आ सके। जब अननोन आ जाएंगे तो तुम्हारी फाइनल इक्वेशन जो तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर अननोन को डालोगे, सिंप्लीफाई करवाओगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दोगे। याद रखिएगा कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन एक डिवीजन मेथड होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन ताल्लुक नहीं होता। पार्शियल फ्रैक्शन का अलग से पूरा टॉपिक है, अलग से पूरे डिवीजन का कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन। तो बहुत दफा आपके एप्टीट्यूड एग्जाम में पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक टर्म गिवन है, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा इंटीग्रेशन के बगैर, एग्जामिनर बोलेगा सॉल्व करो फॉर ए एंड बी, ये एग्जामिनर बोलेगा भाई अननोन की वैल्यूज बताओ, एग्जामिनर बोलेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी इसकी। तो भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी इसकी, ये जो आपने निकाली है ना ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो बहुत दफा सिंपल डिवीजन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आ जाता है एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर। तो याद रखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन ताल्लुक नहीं है। इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हो तो पार्शियल फ्रैक्शन एक डिवीजन मेथड है जिसके ऊपर हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाते हैं और फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाते हैं। देखो आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाया, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करना, दो स्टेप्स का भी काम नहीं है। बात समझ रहे मेरा बेटा? तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है ना, इसको आपने जल्दी से खुद सॉल्व करना है। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, सिंपल आपके पास वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, खुद से बैठ के सॉल्व कैसे करोगे? अब आप बोलोगे सर ये तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, आपने तो सिंपल सिंपल पढ़ाए थे। अरे बेटा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ऊपर dx का dx इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारे पास, सिंपल तरीके से ए प्लस का एक्स इंटू ए माइनस का एक्स। भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तुम्हारी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म पे क्वेश्चन बन गया। अब सिंपल तरीके से क्या करोगे भाई, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज एक बार लिखोगे, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज एक बार लिखोगे और अब पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको ब्रेक करवाओगे। जितने भी डिवीजन में लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उतने ही अननोन्स आते हैं। तो दो यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं, दो अननोन्स आएंगे, इसका मतलब एक दफा आएगा कैपिटल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स, एक दफा आएगा कैपिटल बी डिवाइडेड बाय ए माइनस का एक्स। और अब इसको आप इक्वेशन नंबर अपनी अल्फा कह दो, बेशक इक्वेशन नंबर 1 कह दो। फिर सिंपल तरीके से एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म पे इक्वेशन आएगी। इन फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे सपोज करोगे, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो बेटा क्या हो जाएगा,
एक दफा एक्स की वैल्यू आएगी नेगेटिव का ए, एक दफा एक्स की वैल्यू आएगी पॉजिटिव का ए। बारी बारी लाके क्वेश्चन बीटा में डालोगे, सिंपल वे में आपके आंसर्स आ रहे होंगे। मुझे बताओ उसमें क्या मुश्किल बात है? अरे बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन को आपने जल्दी से बैठ के सॉल्व करना है। वीडियो को स्टॉप करें, वीडियो को स्टॉप करें, खुद से सॉल्व। तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन से मिलते जुलता क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को अगेन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है कि बेटा सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को आपने डायरेक्टली अपने इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। सही है ना बेटा? अब देखो आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी यहाँ पे नीचे जो फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है। तो पहली कोशिश क्या होनी चाहिए? इनको लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स बनाने की। तो कैसे फॉर्म करूंगा? मुझे साफ तौर पर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं हम लोग। तो बेटा अगर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? जाहिर सी बात है, ये बन जाएगा एक्स प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए। साइन, और बाहर डीएक्स का डीएक्स, एडिटिस का एडिटिस। इसको हम लोगों ने अपनी इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम दे देना है। अब जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है उसको इंटीग्रेशन के साइन के बगैर एक दफा लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1/बाय एक्स प्लस के आई एक्स प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए। अब देखो डिवीजन में जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं उनको बारी बारी अननोन्स पे सपोज करेंगे। तो पहला फैक्टर क्या है? एक्स प्लस ए, इसको कैपिटल ए पे सपोज कर लेंगे, बीच में साइन लगाएंगे बी का। अब जो भी दूसरा फैक्टर आ रहा है उसको बी पे सपोज करेंगे कैपिटल, तो ये आ रहा है एक्स माइनस का ए। सही है ना? इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम को ले लेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1/बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस का ए। सिंपल तरीके से एलसीएम, देखो एलसीएम लेने का तरीकेकार क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है कि भाई नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो एक्स प्लस ए और एक्स माइनस का ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये एक्स माइनस का ए अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना? प्लस का साइन एरिटिस का एरिटिस, ये एक्स प्लस का ए अपने क्रॉस पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना मेरा प्यारा बेटा? तो इस तरीके सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब क्या करेंगे? अब सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म नीचे हमेशा कैंसिल आउट होंगी, तो बेसिकली क्या बन गया? ये हो जाएगा 1 = a इंटू एक्स माइनस का ए, आगे प्लस का बी एज इट इज इंटू एक्स प्लस का ए। अब हमने करना क्या है? सिंपल वे में यहाँ पे इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। सही है ना? सिंपल तरीके से इसको मार्क डाउन कर दिया। अब बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे? सिंपल तरीके से जो भी मुझे फैक्टर्स गिवन है उन फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे सपोज करवाया जाएगा, और जीरो पे सपोज करवाने के बाद हम लोग सिंपल तरीके से अपनी वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन नंबर बीटा में प्लॉट कर रहे होंगे ताकि अननोन की वैल्यूज आ सकें। अब तक तो स्टेप याद हो चुका होगा भैया। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर पहला फैक्टर क्या है? हमारे पास पहला फैक्टर है एक्स प्लस का ए। तो इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि भाई सिंपल तरीके से देयरफॉर x प्लस का a, जो भी फैक्टर्स आपके आ रहे हैं उनको बारी बारी जीरो पे लोगे तो बेटा पहले फैक्टर्स आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी नेगेटिव का a आ जाएगी। सिमिलरली देखो मेरे पास दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर आ रहा है x माइनस का a, इसको भी जीरो पे सपोज करेंगे। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पॉजिटिव के a के बराबर। अब देखो बेटा सिंपल तरीके से इन फैक्टर्स को उठा के बारी बारी क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर बीटा में प्लॉट कर देंगे ताकि हमारी फाइनल वैल्यूज आ सके अननोन्स की। तो क्या पहला फैक्टर क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, इसको उठा के प्लॉट कर देंगे किसके अंदर? इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर। तो इक्वेशन नंबर बीटा क्या बन जाएगी? देखो 1 का 1 एज इट इज इक्वल टू के बाद कैपिटल ए इंटू एक्स माइनस का ए। जहां जहां x आ रहा है वहां पे x की वैल्यू नेगेटिव ए डालनी है। सही है ना? तो नेगेटिव ए प्लस का बी एडिटिस का एडिटिस, और आगे क्या हो जाएगा? x के अंदर अगेन x की वैल्यू, और आगे प्लस का ए। देखो नेगेटिव ए प्लस का ए किसके बराबर होता है? बेटा जीरो के बराबर होता है। खत्म हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? ए का ए एज इट इज नेगेटिव ए बराबर होता है नेगेटिव ऑफ 2a के। सही है ना? अब देखो मेरे पास कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर आ जाएगी? हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव का 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो इट शुड बिकम नेगेटिव का 2a, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव का 1/2a। भाई नेगेटिव नीचे लगाओ ऊपर लगाओ बात एक ही होती है बेटा। सही है ना? तो इस तरीके से हमने पहले अननोन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब देखो जो हमारा दूसरा अननोन आ रहा है उसके साथ भी यही काम करेंगे। तो सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन, पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर बीटा। यानी कि अब देखो x की वैल्यू इक्वेशन में बीटा में डाल दी जाएगी ताकि दूसरे अननोन की वैल्यू आ जाए। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा a का a, x के अंदर x की वैल्यू डालेंगे तो a माइनस का a प्लस का b एज इट इज इंटू a प्लस का a। तो भाई देखो a माइनस है तो जीरो के खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? b का b एज इट इज a प्लस a किसके बराबर होता है? 2a के बराबर होता है। तो आपके पास देखो b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी?
ये आ जाएगी 1/2a के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी? 1/2a के बराबर। अब जब आपके अननोन्स आ गए तो उनको फाइनली उठा के पहले इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे, फिर इक्वेशन अल्फा में डाल दोगे। तो भैया मैं क्या लिख सकता हूं? मैं सिंपल वे में यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा पुटिंग 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 ए की वैल्यू क्या है? ये आ रही है नेगेटिव का 1/2a। और बी की वैल्यू देखो बेटा क्या आ रही है? ये आ रही है 1/2a इन इक्वेशन नंबर 1। यानी कि सिंपल तरीके से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है? ये आ रही है 1/x प्लस का a इंटू x माइनस का a, और इक्वल टू के इस तरफ a के अंदर a की वैल्यू, तो बेटा a की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 1/2a, और नीचे होल डिवीजन में क्या है? x प्लस का a, प्लस का साइन, और b के अंदर b की वैल्यू क्या है? 1/2a, और सिंपल तरीके से नीचे डिवीजन में क्या है? b के अंदर देखो b की वैल्यू डाल दी, और नीचे डिवीजन में क्या है? x माइनस का a। अब आपने सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज यानी कि इक्वेशन नंबर अल्फा में डाल दी है कि भाई देखो इक्वेशन नंबर 1 में बेसिकली जो हमारे पास वैल्यू आती है ना, देखो इक्वेशन नंबर 1 जो बेसिकली होती है बनती कहां से? हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन से फॉर्म हो रही होती है। तो दर हकीकत मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? मेरी इक्वेशन अल्फा यहां से फॉर्म हो रही होती है इक्वेशन नंबर 1 से। तो मैं क्या लिख सकता हूं? नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स कि भाई मेरा इक्वेशन क्वेश्चन क्या बन गया? इसको अगर मैं तरीके से लिखूं तो ऊपर नेगेटिव का 1 एज इट इज का एज इट इज, देखो ये 2a जो ऊपर डिवाइड हो रहा है यानी कि नीचे वाली टर्म से डिवाइड हो रहा है, इनटू x प्लस का a एज इट इज का एज इट इज। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा, आप इसको इस तरीके से समझ लो, इस तरीके से समझ लो कि मैथ्स के अंदर कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही होती है, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है, तो वही चीज बनेगी मेरा बेटा। क्लियर है? सिमिलरली प्लस का 1/2a एज इट इज, और इनटू x माइनस का a एज इट इज का एज इट इज, बाय dx का dx एज इट इज। अब हम लोगों ने क्या काम करना है भाई? सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव के 1/2a को मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि देखो 2 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी x प्लस के a के ऊपर इंटू dx का dx, प्लस का 1/2a एडिटिस का एडिटिस, और इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी 1/x माइनस के a के ऊपर। अब देखो हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप करना है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? सिंपल तरीके से बेसिक सा काम कर लेंगे। सर वो बेसिक सा काम क्या करेंगे? भाई वो बेसिक सा काम आप लोग ये करोगे कि देखो आपके पास यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या हो गया है मेरा बेटा? नेगेटिव का 1/2a एरिडिस का एरिडिस। देखो इंटीग्रेशन के अंदर 1/x प्लस a का फॉर्मूला क्या होगा? भाई देखो सिंपल सी बात है कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, हमें दिख रहा है कि बन रहा है। भाई नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा? भाई नीचे x प्लस a आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, a का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव 1 होना चाहिए जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि सिंपल तरीके से नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस का a के तौर पे आ जाएगी। सही है ना? नीचे वाली टर्म को हम एज इट इज ऊपर ln के फंक्शन के तौर पे लिख देंगे। सिमिलरली आगे क्या आ रहा है? प्लस का 1/2a। अब देखो अगेन नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव चूंकि बन रहा है तो सिंपल ln शॉर्टकट को अप्लाई कर लोगे। ln शॉर्टकट आपसे क्या कहता है कि भाई अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो ln का ln लिखो, और सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म ln के फंक्शन के तौर पे आ जाएगी। सर ये काम भी कर दिया, अब क्या करें? अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे कि सबसे पहले नंबर के ऊपर अगेन जैसे हम लोगों ने ऊपर काम किया कि देखो यहाँ पे 1/2 और 1/2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो मैं अगर इसको तरीके से एक दफा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं कि प्लस वाली चीज को पहले लिख देता हूं, तो प्लस वाली चीज क्या है? 1/2a इंटू एल एन एक्स माइनस का a, और आगे देखो नेगेटिव का साइन 1/2a एज इट इज इंटू एल एन एक्स प्लस का a। यानी कि देखो मैंने सिंप्लीफाई कैसे करवाया कि जो पॉजिटिव के अंदर वैल्यू आ रही है उसको पहले लिख दिया, नेगेटिव वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया। मैथ्स आपसे कहता है इजाजत है। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर देखो यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं कि 1/2a को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 1/2a को यहाँ से कॉमन ले लूं तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर आएगा ln का ln इंटू एक्स माइनस का a, और नेगेटिव के साइन के बाद क्या हो जाएगा? ln का ln x प्लस का a। अब हमने सेम काम करना है जो भाई ऊपर भी करते हुए आए हैं कि हमें पता है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। कभी भी दुनिया के अंदर अगर दो एलन्स आपस के अंदर क्या हो रहे हो? सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, दो इंडिविजुअल एलन्स अगर कभी भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम क्या करते हैं? एलन को एक ही बार लिखते हैं, और जो भी दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे माइनस हो रहे होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। एलन की बेसिक
प्रॉपर्टी होती है ना मेरा बेटा ये, कि देखो कभी भी दो एलन अगर कभी भी इंडिविजुअली आपस के अंदर क्या हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो एलन एक ही बार लिखा जाता है और जो फंक्शंस होते हैं वो डिवीजन में चले जाते हैं। बेसिकली एलन की दुनिया में प्रॉपर्टी होती है व्हेनेवर टू टर्म्स आर डिवाइडिंग विद ईच अदर और उनसे पहले एलन आ जाए, तो एलन दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होता है और बीच में साइन आ जाता है नेगेटिव का। तो इसकी वाइस वर्सा प्रॉपर्टी क्या होगी, कहीं पे अगर एलन दो टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली आ रहा है, बीच में साइन आ रहा है नेगेटिव का, तो उसको वापस फॉर्मूला क्लोज करवा दोगे। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे और एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा मेरा बेटा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया 1/2a का 1/2a, एलन एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि देखो ये दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एलन एक ही बार लिखा जाएगा। जो भी ऊपर वाला फंक्शन है वो ऊपर जाएगा, जो भी पहला वाला फंक्शन है पॉजिटिव वाला ऊपर लिखा जाएगा, और जो भी नेगेटिव वाला फंक्शन है वो सिंपल डिवीजन में चला जाएगा। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। भाई क्या मसले की बात है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम की बात है। लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल है, बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान। आप बोलोगे सर पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत ही आसान है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है बेटा। अब देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मजे का आ रहा है, इसको मार्क कर लो। ऑल्दो पिछले भी जितने क्वेश्चन अभी आपने करे ना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे ऑल आर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवाया था बेटा, वो 2015 में भी आया हुआ है, 2005 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है वो क्वेश्चन। तो भाई ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मगर उनमें से क्वेश्चन नंबर 5 बड़े मजे का है। अब देखो देखने में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगेगा, सर ये तो इतना मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने तो अभी पढ़ा है सिर्फ लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स का है। भाई कभी भी आपके पास कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए ना, आपको कैसे पता चलेगा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, आपको ऐसे पता चलेगा कि भाई पहले क्वेश्चन को समझो कि यार क्या इस क्वेश्चन के ऊपर मैं किसी और तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं। अगर तो मैं कर सकता हूं तो बेटा मैं कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन के पास जाऊंगा ही नहीं। मैं क्यों जाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन के पास। तो भैया सिंपल तरीके से जब मैं तमाम जगहों से नाउमीद हो जाऊंगा और फिर भी दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर एक आसान तरीन कॉन्सेप्ट ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर सॉल्व करवाना। अब देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि नीचे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का एक्स आ रहा है, तो अब क्या करें। भाई इसको ब्रेक करवा देता हूं। मैं ब्रेक कैसे करवाऊंगा, इन दोनों में से नीचे वाले एक्स में एक्स क्यूब माइनस एक्स में से एक्स कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैं एक्स कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब ऊपर जो टर्म मौजूद थी वो तो एज इट इज मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इंटू डी एक्स। अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी भी ये लीनियर फैक्टर्स नहीं बने, तो मैं इसे मजीद अभी सिंप्लीफाई करवा सकता हूं। कैसे कि देखो हमें ये बात मालूम है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ना उसको हम पे अप्लाई करवा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1। ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मौजूद है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इंटू डी एक्स का dx। तो फाइनली हमारे पास अब ये सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ गया। अब देखो नीचे मेरे पास तीन डिफरेंट लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि नीचे मेरे पास तीन लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अब मैं इसको फाइनली इक्वेशन नंबर अल्फा कह दूंगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाके क्या करेंगे कि भैया अपने क्वेश्चन को एडिट एक दफा लिखेंगे विदाउट इंटीग्रेशन। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का 2x प्लस का 3। नीचे डिवीजन में क्या है, डिवीजन में आ रहा है x इंटू एक्स प्लस का 1, आगे आ रहा है x माइनस का 1। तो बारी बारी इनको हम क्या करेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर सपोज करवा लेंगे। सही है ना बेटा। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर a पे करवाएंगे, तो पहला जो लीनियर और डिफरेंट फैक्टर आ रहा है उसको a पे सपोज करवाएंगे। जो दूसरा लीनियर और डिफरेंट फैक्टर आ रहा है उसको b पे सपोज करवाएंगे। जो तीसरा लीनियर और डिफरेंट फैक्टर आ रहा है उसको सी पे सपोज करवाएंगे। देखो जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनको बारी बारी सपोज करवाया जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब देखो दो टर्म्स की एलसीएम लेना तो बड़ा आसान होता है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब तीन टर्म्स की एलसीएम लेने के ऊपर जो है ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ये भी बड़े आसान चीज है बेटा, परेशान होने वाली बात थोड़ी है। इसको मैं बाय द वे नीचे थोड़ा कर देता हूँ ताकि हमारे लिए जगह बच जाए, सही है ना। अब देखो दो लीनियर और फैक्टर जब आ रहे होते हैं उनका एलसीएम लेना आसान होता है। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, तीन। तो अब तीन का कैसे लेंगे, आइए जरा समझते हैं। भाई देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 एडिटिस का एडिटिस। नीचे डिवीजन में क्या है, डिवीजन में x इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1। देखो मुझे यहाँ पे भी क्या लेना है, हमें जाहिर सी बात है बेटा हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है ना भाई। तो हम डायरेक्टली काम करेंगे। भाई मुझे पता है जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसका मतलब क्या है, नीचे क्या वैल्यू बनेगी, नीचे बनेगा x इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1। जब हम एलसीएम लेंगे तो जाहिर सी बात है ना सबके नीचे कॉमन वैल्यू आएगी, तो कॉमन वैल्यू तीनों की क्या होगी, तीनों का सेम होना। अब जरा अकल को इस्तेमाल करना है आपने, थोड़ा सा अकल को। देखो यहाँ पे अगर a मौजूद है, a के पास पहले से नीचे x मौजूद था, जब मैं एलसीएम लूंगा तो जाहिर सी बात है कौन सी दो टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आऊंगा, ये वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड होकर a के साथ आएंगी। तो मैं डायरेक्टली इसको a से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो क्या बन गया, x प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1। अब खुद सोचो आगे प्लस का b है, b के पास x प्लस का
वन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जब मैं एलसीएम लूंगा तो जाहिर सी बात है बाकी तो वैल्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड होके आएंगी, नॉर्मल सी बात है ना बेटा। तो क्या चीज एक्स बी के पास नहीं मौजूद, देखो एक्स प्लस वन ऑलरेडी नीचे मौजूद है, तो एक्स और एक्स माइनस वन इसके पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो यानी कि एक्स और एक्स माइनस का वन हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाएंगे। बात समझ में आती है बेटा? इसी तरीके से बेटा और समझो कि हमारे पास जो सी है, सी के पास एक्स माइनस का वन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा? एक्स और एक्स प्लस का वन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम x और x प्लस का वन मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाए होंगे, तभी तो मेरे पास नीचे कॉमन एलसीएम आ गया। तो हमने एक ही स्टेप में सो करा है ताकि चीजें आसान हो जाए। सही है ना? अब देखो नीचे वाली टर्म हमेशा कैंसिल आउट होगी, हमेशा कैंसिल आउट होगी। और यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, इधर हमारे पास आ गया सिंपल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सर आगे क्या होगा, प्लस का 2x प्लस का 3 एज इट इज, इक्वल टू के बाद a का a एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर क्या है, इनको सिंप्लीफाई करवाने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमने फैक्टर सब डालेंगे ना तो यहाँ पे वैसे ही सॉल्व होता रहेगा, आपको फालतू में अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। प्लस का b एज इट इज, एक्स का x इंटू एक्स माइनस का वन, आगे क्या हो जाएगा, प्लस का c एज इट इज इंटू एक्स का x इंटू एक्स प्लस का वन एज इट इज। है ना? फर्दर सिंप्लीफाई करवाने की इक्वेशन को जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हमने सॉल्व भी करना है ना इसको। तो इक्वेशन नंबर बीटा इसको मैंने कह दिया। अब देखो सेम काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स थे ना, अब देखो मेरे पास यहाँ पे तीन फैक्टर्स हैं, जो भी सिंप्लीफाइड तरीन इक्वेशन होती है हमेशा फैक्टर्स वहां से देखोगे। हमारे यहाँ पे तीन फैक्टर्स आ रहे हैं, तीनों को बारी बारी जीरो के बराबर सपोज करेंगे। तो बेटा देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर पहला फैक्टर क्या है हमारा, एक्स, तो एक्स बराबर जीरो के, डायरेक्टली वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस का वन, ये भी जीरो पे सपोज होगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव के वन के बराबर। सही है ना? तीसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, तीसरा फैक्टर हमारा है एक्स माइनस का वन, इसको भी जीरो के बराबर सपोज करोगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वन के बराबर। अब हमने बारी बारी इन तीनों फैक्टर्स को अपनी इक्वेशन नंबर बीटा में डालना है, तो इसको मैं डायरेक्टली नीचे कर देता हूँ भाई, बारी बारी अपनी इक्वेशन नंबर बीटा में इन तीनों फैक्टर्स को डालेंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर पहला फैक्टर डालेंगे, पहला फैक्टर क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो भाई क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन बीटा। तो बेटा जहां जहां एक्स आ रहा है वहां डायरेक्टली आपने जीरो को प्लॉट करवा देना है। सही है ना? तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अंदर जीरो आएगा तो जीरो बन गया, प्लस के 2x के साथ जीरो जाएगा तो ऑब्वियसली ये भी जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, प्लस का 3 एज इट इज। सही है ना? ए का ए एज इट इज इंटू एक्स प्लस का वन, तो जाहिर सी बात है जीरो प्लस का वन वन बन जाएगा। अब देखो थोड़ा सा स्टेप हम इंक्रीज करेंगे, अगर क्वेश्चन बड़ा आ रहा है तो आप फिर थोड़ा जल्दी सॉल्व करोगे, नॉर्मल सी बात है। तो देखो x जहां जहां आ रहा है वहां पे जीरो डाल देंगे, तो x की जगह पे जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस का वन क्या होगा, माइनस के वन के बराबर होगा। जीरो माइनस का वन किसके बराबर होगा बेटा, माइनस का वन बन जाएगा। सही है ना? आगे देखो प्लस का b एज इट इज, b के अंदर देखो x आ रहा है, तो x की जगह पे जब जीरो डालूंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना भाई? सिमिलरली देखो c के अंदर भी x आ रहा है, तो सिंपल x आ रहा है, जब x की वैल्यू जीरो डालूंगा यहाँ पे तो जाहिर सी बात है पूरी टर्म ही कैंसिल आउट कर देगा ना, पूरी टर्म खत्म कर देगा। तो यानी कि क्या बन गया, ये हो गया थ्री इज इक्वल टू ए इंटू नेगेटिव वन। सही है ना? तो हमारे पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय, सॉरी, हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वन है, तो नेगेटिव वन वहां पे जाके डिवाइड होगा थ्री से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का थ्री। ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, नेगेटिव के थ्री के। अब सेम काम करना है, अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव वन डालेंगे एक दफा इक्वेशन के अंदर, तो आइए देखते हैं क्या बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग पुटिंग x is equal to negative of वन इन इक्वेशन नंबर बीटा, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव वन डालेंगे। तो अब देखो जहां जहां x आ रहा है डायरेक्टली डाल दो भाई, नेगेटिव वन का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का वन, प्लस का टू एज इट इज इंटू नेगेटिव वन, प्लस का थ्री एज इट इज। सही है ना? इक्वल टू का साइन, अब देखो a का a एज इट इज, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है जब मैं एक x की वैल्यू नेगेटिव वन डालूंगा तो ये नेगेटिव वन प्लस का वन जीरो कन्वर्ट कर देगा, इंटू नेगेटिव वन, ये तो वैसे ही पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा ना, नेगेटिव वन प्लस का वन जीरो बनेगा, जीरो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो खत्म हो जाएगा, प्लस का बी एज इट इज। अब देखो जहां जहां हमारे पास एक्स आ रहा है नेगेटिव वन आएगा, नेगेटिव वन नेगेटिव वन नेगेटिव वन, एक्स का नेगेटिव वन आया, एक्स में नेगेटिव वन के नेगेटिव वन पहले से मौजूद था, प्लस का सी एज इट इज, एक्स का एक्स एज इट इज, आगे देखो आगे अगेन नेगेटिव वन प्लस वन आ रहा है, जीरो हो जाएगा। क्या बन गया भाई, जाहिर सी बात है ये वन माइनस का टू क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपके पास एक में से जब आप दो नेगेटिव के टू को माइनस करोगे तो नेगेटिव का वन प्लस का थ्री हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का टू आ जाएगा। सही है ना? अच्छा यहाँ पे देखो भाई नेगेटिव वन प्लस का वन क्या बन गया, जीरो बन गया, पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी नेगेटिव वन प्लस वन जीरो बन जाएगा, पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। सही है ना? खाली बी वाली वैल्यू अब क्या बच रही होगी, और क्या बचेगी कि देखो नेगेटिव वन क्या बन गया, नेगेटिव टू, और ये नेगेटिव का टू जब नेगेटिव के वन से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव का टू बन जाएगा। और नेगेटिव वन प्लस थ्री भी क्या होगा बेटा आपके पास, सिंपल तरीके से टू होगा, तो यानी कि बी क्या हो जाएगा आपके पास, टू के बराबर। सही है ना? टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन के बराबर। देखो सेम काम करना है, अपने अननोन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अच्छा इसी तरीके से अब देखो हम लोगों ने पहला वाला अननोन भी निकाल लिया, एक्स की वैल्यू जीरो भी डाल दी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव वन भी डाल दी, अब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वन डालेंगे। तो बेटा आप देखो
देखो अब की बारी में क्या करेंगे, अब की बारी में सिंपल तरीके से हम लोगों ने जो तीसरा फैक्टर आ रहा है ना उसको जीरो के बराबर सपोज करवा के जो उसकी वैल्यू निकाली थी उसको अब डाल देंगे अपनी इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर। तो भाई इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर इसको उठा के डाल देंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर बीटा। सिंपल इज दैट। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 1 का 1, आगे प्लस का 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस का 3 इट इज इक्वल टू के बाद अगर आप और से देखो तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यानी कि एक इसके बाद एक क्या हो गया, ए इंटू जीरो, प्लस का बी इट इज। और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है जब मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, ये बी भी जीरो हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा भैया, 1 का 1 एज इट इज और 1 प्लस का 1 ये 2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 6 हो गया, 6 इज इक्वल टू सी के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां डिवाइड होगा तो 2 3 6 हो गया। यानी कि देखो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 के बराबर। तो इस तरीके से आपने अपने तीनों अननोन की वैल्यूज को निकाल लिया। जब फाइनली आपके तीनों अननोन्स आ गए तो बेटा ऑब्वियसली सी बात है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जाओगे और इक्वेशन नंबर 1 में जाके अपने तीनों अननोन्स को डाल दोगे और फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई बैक करवा दोगे। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे, पुटिंग 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 ए की वैल्यू देखो क्या आई है, नेगेटिव का 3, बी की वैल्यू किसके बराबर आई है, पॉजिटिव का 1, सी की वैल्यू क्या आई है 3, किसके अंदर पुट कर देंगे, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जो भी हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ रही है उसमें तमाम वैल्यूज उठा के प्लॉट कर देंगे। तो बेटा देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, ये आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, क्या आ रही है भैया, ये आ रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है x इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1, सही है ना। इक्वल टू के बाद देखो a की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास a किसके बराबर था, a बराबर था -3 के, सही लिखा है ना भाई। हाँ भाई a किसके बराबर था, -3 के, डिवीजन में इसके x मौजूद है। ओके, आगे क्या आ रहा है, प्लस के साइन के बाद b की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, और b के नीचे कौन सा फैक्टर था, तो फैक्टर बहुत तरीके से डालने हैं, b के नीचे पॉजिटिव का फैक्टर था तो नीचे आ गया x प्लस का 1, और साथ में c के नीचे देखो क्या था, c के नीचे हमारे पास होगा फिर x माइनस का 1, और c की वैल्यू किसके बराबर है, c की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 के बराबर। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है बेसिकली हमारे क्वेश्चन के बराबर होती है, तो यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस टर्म के ऊपर अपने इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन बेसिकली इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। सिंपल इज दैट यार, क्या मसले की बात है इसमें। तो इंटीग्रेशन हमारी इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर क्या हो जाएगी बेटा, अप्लाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन एक दफा -3 के पास जाएगी, एक दफा 1 के पास जाएगी और एक दफा प्लस के 3 के पास जाएगी। तो सिंपल वे में सिंपलीफाई करवा लेंगे, एलन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। तो क्या बन जाएगा देखो, एक एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी नेगेटिव के 3/x के ऊपर, तो नेगेटिव का 3 पहले लिख देते हैं, इंटीग्रेशन सिंपल 1/x के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि देखो जब इंटीग्रेशन इस टर्म पे अप्लाई होगी तो -3 कांस्टेंट वैल्यू है पहले लिख दिया जाएगा और इंटीग्रेशन सिंपल 1/x पे अप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 के ऊपर इंटू dx का dx, फिर प्लस का साइन इट इज 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1 आ रहा है। तो देखो बेटा इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगी, सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी किसके पास भाई, ये अप्लाई हो जाएगी हमारे पास 3 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1 इंटू dx के ऊपर। अब आपने काम क्या करना है भाई, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देंगे। तो इंटीग्रेशन की एलन शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर नीचे वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है तो सिंपल तरीके से एलन लिखो और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है एक बार लिखोगे, तो x का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई। सिमिलरली प्लस का साइन इट इज x प्लस 1 की इंटीग्रेशन भी ऊपर एग्जिस्ट करती है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो एलन शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से एलन लिखोगे बेटा, x प्लस 1 का x प्लस 1 लिखोगे, फिर प्लस का 3 लिखोगे। अब देखो x माइनस 1 का भी ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, x का डेरिवेटिव 1 और -1 का डेरिवेटिव 0, यानी कि 1 ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपल तरीके से एलन शॉर्टकट यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, सही है ना बेटा। अब सिंपल तरीके से हमारा ये तमाम के तमाम इंटीग्रेशन के साइन रिमूव हो गए तो प्लस का सी आ जाएगा। और अब फाइनल काम क्या करेंगे भाई, एलन की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करवा लीजिए। तो भाई देखो ये 3 पावर में आ रहा है, 3 कांस्टेंट वैल्यू है तो एज अ पावर में ऊपर चली जाएगी ना, एलन से पहले कभी भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो तो वो फंक्शन बन जाती है टर्म का। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर में क्यूब, नेगेटिव का साइन एडिस का एडिस, प्लस का साइन एज इट इज एलन एक्स प्लस का 1 एडिस रहेगा। आगे देखो ये 3 भी एज अ कांस्टेंट वैल्यू एलन से पहले आ रही है, पावर पे चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, प्लस का प्लस एलन का एलन इंटू एक्स माइनस का 1 पावर पे 3 चला जाएगा प्लस का सी। अब देखो सिंपल यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, एक टर्म नेगेटिव के अंदर है, 2 टर्म्स एडिशन के अंदर है। हमेशा याद रखिएगा भैया कभी भी टर्म्स अगर ऐड हो रही हो और एलन अप्लाई हो रहा हो इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर तो एलन उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म पे कन्वर्ट कर देता है, और कभी भी टर्म अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो एलन वो डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो भाई मैं डायरेक्टली यहाँ पे काम क्या कर सकते हैं हम लोग कि एलन को एक ही बार लिखेंगे, जो 2 टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं वो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जो भी 2 टर्म्स देखो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो वो टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, सही है ना, वो आपस में क्या हो जाएंगी, देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जो टर्म्स नेगेटिव के अंदर थी वो डिवीजन में चली जाएगी, जो टर्म नेगेटिव के अंदर थी वो किस में चली जाएगी भैया, वो डिवीजन में चली जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल 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 आंसर आ जाएगा। देखो जो टर्म नेगेटिव के अंदर होती है वो डिवीजन में जाती है
देखिए उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो हमारे पास बेसिक एलन का प्रॉपर्टी क्या होती है कि एलन एक ही बार लिखा जाता है और वो दोनों टर्म्स डिवीजन के तौर पे आती हैं, सही है ना बेटा। अब देखो लेट सपोज ये जो एलन ए वाली टर्म है पॉजिटिव में है, ये वाली टर्म नेगेटिव में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जो टर्म नेगेटिव में होती है वो नीचे जाती है, जो पॉजिटिव वाली टर्म होती है ऊपर ही रहती है। तो सिमिलरली देखो ये दो टर्म्स पॉजिटिव में थी, ये दो टर्म्स पॉजिटिव में थी, तो यहाँ पे एलन की प्रॉपर्टी अप्लाई करी मल्टीप्लीकेशन वाली कि एलन एक ही बार लिखा गया और दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई। और चूंकि ये वाली टर्म नेगेटिव में थी तो हमने इसको भी एक साथ ही कर दिया कि भैया हमने सिंपल तरीके से जो डिवीजन वाली टर्म थी उसको डायरेक्टली नीचे भेज दिया और एलन एक ही बार लिखा गया। सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है। लोग कहते हैं भाई बाय पार्ट्स को कोई पार्शियल फ्रैक्शन बहुत मुश्किल है, बाय पार्ट्स कोई बहुत मुश्किल है। भाई जो बंदा कहता है ना पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल है उसको लेक्चर दिखाएं और बोले सर हाशम ने कितनी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ना यार, ये क्वेश्चन तो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना देखने में बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि बिलीव मी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और आगे आपके पास आ रहा है माइनस का 15। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है नीचे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक दफा आपने सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, आई की फॉर्म में लिख देना है। तो क्वेश्चन को मैंने क्या करा बेटा, आई की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहला काम कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है कोशिश करो उसको लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स बनाने की। अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन में अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो मुझे मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स में ब्रेक करने का तरीकेकार क्या होता है। हम सिंपल तरीके से उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो अगर मैं मिडिल टर्म यहाँ पे ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक होगी यार, 15 को ब्रेक करो तो भाई 5 और 3, क्या 2 बनेगा, बिल्कुल बन सकता है यार। यानी कि देखो अगर मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इंटू डी एक्स, तो भाई क्या मेरे पास यहाँ पे ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई सर जी, हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। भाई मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक ऐसे करते हैं कि फर्स्ट टर्म को जब लास्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव का 15। इस नेगेटिव के 15 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने के ऊपर बीच की वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने पे वापस से प्रोडक्ट बने। तो भाई 15 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो 15 का एलसीएम क्या होगा, 3 5 ज़र इज 15 और हमारे पास 5 1 ज़र 5 होता है। यानी कि 3 और 5 वो दो नंबर्स होंगे जिसके अंदर मैं मिल्टन ब्रेक कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो मिल्टन ब्रेकिंग मेथड को। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे अगर मैं इन दो टर्म्स में से कॉमन लूं तो क्या ब्रैकेट में आएगा, ये आ जाएगा x माइनस का 5 और इन दो टर्म्स में से कॉमन लेने के ऊपर प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस का 5 इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो अगर आप गौर से देखो तो भाई हमने सिंपल तरीके से अपने दो फैक्टर्स बना लिए। तो ऊपर देखो, ऊपर क्या है 5 का 5 और नीचे मेरे दो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, एक आ गया x माइनस का 5 और दूसरा आ गया x प्लस का 3 इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब ये आपकी इक्वेशन अल्फा बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे भाई, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपल तरीके से आपकी जो भी टर्म आ रही है उसको इंटीग्रेशन के साइन के बगैर लिखोगे, इंटीग्रेशन के साइन के बगैर लिखोगे, पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करवाओगे। अब देखो लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स बन चुके हैं। अब तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया भाई बच्चों वाला कि जो भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं वो उतने अननोन्स के ऊपर सपोज कर लिए जाएंगे, सही है ना बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाएगी, उसको इक्वेशन बीटा का नाम दोगे और सिंपल तरीके से फिर फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे सपोज करवाओगे। तो लेट सपोज एक फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर, एक फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी -3 के बराबर। दोनों को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो आपके पास ए और बी की वैल्यूज आ रही होंगी, ए की वैल्यू आ रही होगी पॉजिटिव 1/8, सही है ना। तो इस तरीके से आपके ए और बी की वैल्यूज आ गई। अब इनको उठा के अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में डालोगे, सिंपलीफाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है भाई। इस क्वेश्चन को बाकी खुद से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप खुद से सॉल्व करना है। मैंने चूंकि आपको बाकी 4 क्वेश्चन खुद से बैठ के सॉल्व करवाए हैं, डेट्स द लॉजिक के मैं इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दे दूं कि सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, मैंने इसे मुश्किल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो भाई देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर मैं थ्रू आउट कॉन्सेप्ट को, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाऊं तो बेटा रिमेंबर दिस थिंग, पार्शियल फ्रैक्शन में आपने 4 काम करने हैं। पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को एडिट एक दफा लिखना है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने जो भी आपकी टर्म होती है ना, जो भी आपकी क्वेश्चन आ रहा होता है उस क्वेश्चन को आपने बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पे ब्रेक करवाना होता है। और ब्रेक कैसे करवाते हैं कि देखो जितने भी लीनियर और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ऊपर उतने अननोन सपोज कर लेते हैं, जितने भी आपके पास फैक्टर्स आ रहे होते हैं ऊपर उतने अननोन सपोज कर लेते हैं। अगर 3 फैक्टर्स हैं तो 3 आप अननोन सपोज कर लोगे, 4 फैक्टर्स होंगे 4 अननोन सपोज कर लोगे। उसके बाद सिंपल तरीके से आप एलसीएम लेते हो। एलसीएम लेने के बाद जो आपकी सिंपलीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आती है ना मेरा
बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आती है, उसके अंदर मैं अपने फैक्टर्स को जीरो के बराबर रखवाने के बाद उनको वहां पे प्लॉट करवाता हूं, ताकि मुझे बेसिकली अननोन की वैल्यू मिल सके। और जब अननोन की वैल्यू एक दफा मिल जाती है तो मैं वापस अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जाके वैल्यूज को प्लॉट करता हूं, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाता हूं, चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये सिंपल सा काम होता है थ्रू आउट द एक्सरसाइज, पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर काम होगा। कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे उसमें ही काम होगा। हाँ, जहां पे मेरे लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स नहीं होंगे वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मगर बेसिक काम वही रहेगा सारा। तो भाई यहाँ पे हमारी आज की क्लास अपनी मंतक जहां पे पहुंचती है। आई होप ये क्लास आपको क्लियर होगी। आई होप इस क्लास में आपको कोई इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।